नव्या जैसे ही शादी होकर अपने घर में आई तो उसे पता चला कि उसकी जेठानी सुमन बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। जेठ जी अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, सास ससुर भी पढ़े लिखे थे, लेकिन सुमन को ठीक से बात करना भी नहीं आता था। नव्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसकी नजर में उसकी जेठानी गवार किसी काम की नहीं थी और नव्या उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। भाभी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो गया है। अरे लेकिन अपना टिफिन तो लेती जाओ। मैंने कहा ना, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। अरे तो क्या पूरा दिन भूखे रहोगे देवरानी जी? मैं बाहर से लेकर कुछ खा लूंगी। अरे उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे ऑफिस में खाना देने आ जाऊंगी बस। यही तो मैं चाहती थी, आप मेरे ऑफिस में आओ और आपका अच्छा खासा मजाक बन जाए। अब आएगा मजा। ठीक है भाभी, ठीक रहेगा। आप मेरे ऑफिस में जरूर से आना, मैं अपने सारे दोस्तों से आपको मिलवाऊंगी। थोड़ी देर बाद नव्या के ऑफिस में। ये नव्या मैडम का ऑफिस कहाँ पर है? अरे सामने लिखा हुआ है ना, नेम प्लेट लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? वो क्या है ना, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अच्छा, नव्या मैडम के घर पर नौकरानी का काम करती हैं आप? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? बड़ी भाभी हूँ मैं उसकी। माफ करिएगा, लेकिन नव्या मैडम को देखकर लगता नहीं कि उनकी जेठानी आपकी जैसी होगी। नव्या अपने ऑफिस के अंदर से ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी और हंस रही थी। फिर वो बाहर निकल कर आती है। अरे भाभी, आप आ गई, आइए ना, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया, ठीक हूँ। आप बताइए, तुम्हारी भाभी को इंग्लिश नहीं आती क्या? और भाभी, आपने ये इतनी हैवी सितारों वाली साड़ी क्यों पहनी है? वो हम नव्या के ऑफिस आ रहे थे ना, इसलिए सोचा थोड़ा तैयार होकर चलते हैं। ऑफिस के सब लोग सुमन को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाभी, आपने कभी मुझे ऑफिस में इस तरह की साड़ी पहनकर आते देखा है? ये ऑफिस है, किसी की शादी थोड़ी ना है जो भारी साड़ी पहनकर आ गई। अरे कोई बात नहीं ना नव्या, सबका अपना अपना पहनावा होता है और मेरी साड़ी से क्या फर्क पड़ता है। तुम सारा दिन भूखी रहती, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। मैं कुछ भी पहन कर आऊंगी, कम से कम तुम्हें भूखा तो नहीं रहने दूंगी ना। हमें माफ कर दीजिए, अब तो बहुत अच्छी है। हम आपका ड्रेस और आपकी बातें सुनकर मजाक बना रहे थे। अरे कोई बात नहीं, नव्या मुझसे छोटी है, मेरी छोटी बहन जैसी, और इस नाते तुम सभी मेरी छोटी बहन हुई है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। कुछ दिनों के बाद। अरे नव्या, तुमको तो कार चलानी आती है ना, मुझे जरा बाजार तक ले चलो। हाँ भाभी, बताइए क्या काम है? वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हुआ तो। मुझे बाजार से ना अपने लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाने थे। ओह, तो आपको शॉपिंग करनी थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मुझे भी शॉपिंग करने के लिए जाना था। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। नव्या सुमन को मॉल लेकर पहुँचती है। अरे नव्या, यहाँ तो बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं। कैसी बात करती हैं आप? मैं तो अपने डेली पहनने के कपड़े भी यहीं से खरीदती हूँ, आप भी खरीद लीजिए ना। अरे नहीं, मुझे तो अपने लिए साड़ी खरीदनी थी। तुम तो जानती हो ना, मैं साड़ी ही खरीदती हूँ। अरे भाभी, एक बार मेरे साथ आइए तो सही। ये देखिए कितना प्यारा ड्रेस है, मैं ट्राई करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद। कैसी लग रही हूँ मैं भाभी? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारा ड्रेस सिर्फ घुटनों तक का है, थोड़ा लंबा ड्रेस ले लो ना। ओफो, आपको पता है ना मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। चलिए अब आप भी ये ड्रेस ट्राई करके देखिए। अरे नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। भाभी, आज तो आपको ये ड्रेस पहननी ही पड़ेगी और इसके साथ ये वाली हाई हील्स भी पहननी पड़ेगी। नव्या जबरदस्ती करके सुमन को शॉर्ट ड्रेस और हाई हील पहनने के लिए कहती है। सुमन जैसे ही वो कपड़े पहनकर बाहर आती है,
सब लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे सब लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? भाभी, आप ये हाई हील पहनकर और ये शॉर्ट ड्रेस में जिस तरह से चल रही है ना, कोई भी आपको देखकर हंसेगा। क्या मतलब है? जैसी मेरी चाल है वैसी तो चल रही हूँ। अरे पूछिए मत भाभी, कितनी फनी लग रही है आप। सब लोगों की नजरें सिर्फ आप पर ही है। इतना कहकर नव्या भी जोर जोर से हंसने लगती है। वैसे नव्या, एक बात कहूँ, तुम्हें हंसता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो तुम दिन रात अपने लैपटॉप और इन फाइलों में आंखें गड़ाकर बैठी रहती हो। चलो, मुझे देखकर ही सही, हंसी तो सही। एक बार फिर से नव्या चुप हो जाती है। उसकी अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की एक और चाल फेल हो गई थी। एक दिन, छुट्टी वाले दिन। अरे नव्या, कुछ अच्छा सा इटालियन खाना बना के खिला दो। बहुत दिन हो गए, तुम ऑफिस में इतनी बिजी रहती हो, तुम्हारे हाथ का खाना कितने दिनों से नहीं खाया। ओके ओके, बताओ क्या खाना है तुम्हें? व्हाइट पास्ता बना दो ना, बहुत अच्छा बनाती हो तुम। ठीक है, अभी किचन में जाकर तुम्हारे लिए व्हाइट पास्ता बनाती हूँ। नव्या, क्या बना रही हो? भाभी, मैं व्हाइट पास्ता बना रही हूँ। अरे तुम तो अंग्रेजी खाना बनाती हो, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। बताओ ना कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं भाभी, बस पहले उसको बॉईल करना है, उसके बाद इसमें कुछ व्हाइट सॉस और कुछ चीजें ऐड करके बनाना है। अरे बस इतनी सी बात। लाओ, मैं उबाल देती हूँ, तब तक तुम अपना कुछ काम कर लो, ठीक है? अब आएगा मजा। भाभी जरूर पास्ता में अपना तड़का लगाएंगी और फिर घर वालों के सामने उनका अच्छा खासा मजाक बनेगा। नव्या काफी देर तक किचन में नहीं आती। थोड़ी देर बाद सुमन पास्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। अरे भाभी, आपने ये सब क्यों किया? मैं आ तो रही थी। देवर जी कब से आवाज लगा रहे थे, तुम फोन पर बिजी थी ना, और वैसे भी तुमने मुझे बता तो दिया था कैसे बनाना है, तो बना दिया। अरे वाह भाभी, थैंक यू सो मच। आज तो आपके हाथ का स्पेशल पास्ता खाएंगे। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं, पहली बार बनाया है। अरे बनाया क्या, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना था। अरे वाह भाभी, कमाल कर दिया आपने तो। इटालियन पास्ता में प्याज और लहसुन का तड़का मार दिया, और वो भी प्रॉपर इंडियन मसालों के साथ। भाभी ने इंग्लिश खाने को भी अपनी तरह देसी बना दिया। भाभी, आपका भी कोई जवाब नहीं, आप हर चीज को कितनी आसानी से गंवार बना देती है। लेकिन मैंने तो पूरी कोशिश की थी अच्छा पास्ता बनाने की। क्यों, क्या आपको भी भाभी का गंवार पास्ता अच्छा लगा? आई नो, आपको पसंद नहीं आया होगा, दोबारा बना कर लाती हूँ अभी। अरे नहीं नहीं नव्या, पूछो मत, ऐसा पास्ता तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। अरे वो क्या, व्हाइट सॉस डालकर फीका फीका सा बना देती हो तुम। भाभी ने तो इसमें मस्त लाल मिर्ची का तड़का लगाया है। भाभी वादा कीजिए, आप मुझे ऐसा पास्ता बनाकर बहुत जल्द खिलाएंगी। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं, आप और नव्या तो मुझसे छोटे हैं, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। और इस तरह एक बार फिर से नव्या की चाल उस पर ही भारी पड़ गई। कुछ दिनों के बाद, नव्या, मैं अपने मायके जा रही थी, देखो अगर तुम्हारे पास भी छुट्टी हो तो तुम भी मेरे साथ मेरे मायके चलो। लेकिन भाभी, आपका मायका तो शायद किसी छोटे से गांव में है ना? हाँ, मायका है तो मेरा छोटे से गांव में, लेकिन तुमने तो कभी गांव नहीं देखा। चलो ना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। ठीक है भाभी, आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन देखिए मैं गांव के माहौल में ज्यादा नहीं रह सकती, हम शाम को ही वापस लौट आएंगे। नव्या सुमन के साथ उसके गांव पहुंचती है। माँ, ये मेरी देवरानी है नव्या, बहुत पढ़ी लिखी है। अरे वो तो इसके कपड़े देखकर ही लग रहा है, शहर की है ना तुम्हारी देवरानी। देखो तो गांव के सब लोग इसे घूर घूर कर देख रहे हैं।
हाँ, लेकिन सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो क्या है ना नव्या, गांव में कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता ना, तो सब लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है। पर कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो। रात के वक्त, भाभी अब हमें वापस चलना चाहिए। गांव में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। अरे लेकिन इतनी रात को जाना ठीक नहीं, हम कल सवेरे चले जाएंगे बस। लेकिन मैं यहाँ पर सोऊंगी कहाँ? यहाँ पर तो किसी रूम में एसी भी नहीं लगा हुआ। इधर आओ, मैं तुम्हें भगवान जी के लगाए हुए एसी में सुलाती हूँ। भगवान जी का लगाया हुआ एसी वो क्या होता है भाभी? ऐसे तो किसी ब्रांड का नाम मैंने नहीं सुना। सुमन नव्या को अपने घर की छत पर लेकर जाती है और वहाँ पर पड़ी हुई एक चारपाई की तरफ इशारा करके कहती है, ये देखो, यहाँ पर सो जाओ। बहुत ठंडक है और रात को इतनी अच्छी नींद आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं इस तरह खुले में खाट पर तो बिल्कुल नहीं सो सकती। मुझे तो एसी वाले कमरे में ही सोने की आदत है। अरे एक बार मेरे कहने पर सो कर तो देखो नव्या, फिर बात करना। पास में पड़ी दूसरी चारपाई पर सुमन चादर ओढ़कर आराम से सो जाती है। नव्या भी मुंह बनाकर खाट पर लेट जाती है और जैसे ही उसकी नजर आसमान में चांद सितारों पर पड़ती है, ओह माय गॉड, आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। उस एसी वाले बेडरूम के अंदर से तो ये सारी चीजें नजर ही नहीं आती। नव्या देर तक आसमान को देखती रहती है और फिर उसे नींद आ जाती है। सुबह के वक्त, अरे नव्या उठो, शहर नहीं चलना क्या? कितनी गहरी नींद में सो रही हो। अरे भाभी क्या बताऊं, ऐसा लगा जैसे जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी नींद आई है। अब सही कह रही थी, यहाँ पर तो सचमुच भगवान का लगाया हुआ एसी है। कहा था ना मैंने तुमसे। अब जल्दी चलो, देर हो जाएगी। भाभी आप कितनी अच्छी हैं। मैं आपसे एक बात के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आपको गंवार कहा, आपकी फैमिली को नीचा दिखाया, लेकिन आपने हमेशा मुझसे प्यार किया। देखो नव्या, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने छोटों से प्यार करना आता है। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरा मजाक बनाती थी, लेकिन मैं कोशिश करती थी तुम्हें खुश रखने की। आई एम सॉरी भाभी, आज के बाद मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। और देखना, आज से हर रोज मैं आपको पढ़ाऊंगी और थोड़े ही दिनों में आप भी मेरी तरह इंग्लिश बोलेंगी। ठीक है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इसके बाद लोग ये तो नहीं कहेंगे इस घर में गंवार जिठानी और पढ़ी लिखी देवरानी रहती है। हम दोनों बराबर हो जाएंगी। कुसुम अपनी बहू सुरभि और बेटे ऋतिक के साथ रहती थी। कुसुम के पति सुरेश काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। एक दिन वो अपने घर आए और कुसुम के लिए बहुत सारी दवा लेकर आए। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप। इस बार बहुत दिनों में आए, और मैंने आपको जो घुटनों के दर्द की दवाई लाने के लिए कहा था वो तो लाए हैं ना आप? हाँ हाँ, तुमने जो भी कहा था वो सारी चीजें ले आया हूँ। बस अब एक गिलास पानी तो पिला दो। सुरभि, ए सुरभि, एक गिलास पानी तो लाना। सुरभि जल्दी से पानी लेकर आती है। सुरेश सुरभि के सर पर हाथ रखता है और उसका हालचाल पूछता है। बहू, ये तुम्हारी सास के लिए मैं कुछ दवाई लाया था, तुम देख लो ये दवा। तुम्हारी सास तो है बुलक्कड़, किसी और दवाई की जगह कोई और दवाई खा लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश एक एक करके सुरभि को दवाई बताने लगा। देखो, यह घुटने के दर्द की दवा है, यह घुटनों के दर्द के लिए मालिश का तेल है, रोज रात को मालिश करनी है इससे। ये बीपी की दवा और ये कमर दर्द की। एक दवाई की शीशी हाथ में लेकर कहते हैं, लेकिन ये दवाई किस चीज़ की है? लगता है मेडिकल वाले ने गलती से दे दिया। सुरेश कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रहता है
और फिर शहर से बाहर चला जाता है। सुरभि रोज अपनी सास को दवाई दे देती है, लेकिन एक दिन वो घर के काम में बहुत व्यस्त होती है और अपनी सास को दवाई देना भूल जाती है। लगता है सुरभि को आज बहुत ज्यादा काम है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही दवा ले लेती हूँ। अरे वाह, ये दवाई तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी सी और पी लेती हूँ। इस तरह कुसुम थोड़ी थोड़ी करके हंसते वाली दवाई की पूरी बोतल ही पी लेती है। अगले दिन कुसुम सोकर उठती है तो सुरभि उसके पास आकर बोलती है, माँ जी, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, भैया का फोन आया था। क्या कहा, मायके वाले? अरे तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? खाने में कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? आप मेरे मायके वालों का मजाक तो नहीं बना रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ। माँ जी, आप झूठ भी बोलती हैं, आप अभी तो हंस रही थी। कुसुम हंसती ही रहती है। सुरभि वहाँ से चली जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि का भाई और सुरभि की माँ आते हैं। सुरभि उन्हें अंदर बिठाती है और अपनी सास को बुला लाती है। समधन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे? आंटी जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ बेटा। जब कुसुम लगातार हंसे जा रही थी तो उन्हें इंसल्ट फील हुई और वे वहाँ से जाने लगे। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभि की माँ जा ही रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिरी। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे बहन जी, अब ठीक तो है। आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप मुझसे पूछ रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? बहन जी, पहले तो आप इतनी बदतमीज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है आपको? माँ, आप ठीक तो है ना? अंदर चलिए, मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं सुरभि, हम जा रहे हैं। हमें अपना मजाक और उड़वाने का शौक नहीं है। और सुरभि, तुम अपनी सास का इलाज कराओ। इस तरह सुरभि के मायके वाले चले गए तो सुरभि का गुस्सा चौथे आसमान पर था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे बोल देती। इस तरह उनकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भला मुझे क्या पड़ी है जो तेरे घर वालों का मजाक उड़ाऊंगी। देखिए देखिए माँ जी, आप अब भी हंस रही हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। सुरभि वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुरभि को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कुसुम उसे आवाज लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि, सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा। ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ। वो तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चले जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा।
माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं। कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हो बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपके बेटे की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। ज़रूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब वो काम में लगी थी ना, तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर सभी हंस पड़े। गंगा और जमुना दो जुड़वा बहनें थी और उससे भी ज्यादा कमाल की बात ये थी कि दोनों बहनें एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। गंगा को हंसी आती तो जमुना भी जोर से हंसती, और अगर जमुना को रोना आता तो गंगा भी रोने लगती। उन दोनों के बीच का ये कनेक्शन बड़ा ही अनोखा था। दोनों की शादी की उम्र हुई और उनके माँ बाप के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि अब इनकी शादी कैसे की जाए, क्योंकि वो तो एक दूसरे से अलग रहने को तैयार ही नहीं थी। तो बस इसी का उपाय ढूंढने के लिए शुरू हुई तैयारी एक ही घर के दो भाइयों की जो साथ में रहते हो और जिनके साथ गंगा और जमुना की शादी करवाई जा सके। लेकिन ऐसे दो भाई कहीं मिले ही नहीं। फिर एक दिन अचानक गंगा और जमुना का दूर का रिश्तेदार उनके घर पहुंचा। अरे मेरे चाचा के दो लड़के हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाएगी। लेकिन पहले लड़का देखने तो जाना पड़ेगा ना, आखिर लड़के कैसे हैं?
वो हमारी बेटियों को पसंद करेंगे भी या नहीं? अरे मैंने कह दिया ना, लड़के तो तुम्हें देखते ही पसंद आ जाएंगे। फिर भी मिल लीजिए एक बार, मिलने में क्या बुराई है। गंगा और जमुना के पापा उन लड़कों को मिलने के बाद जब घर लौट कर आते हैं। क्या हुआ पिताजी, क्या सच में हमारा रिश्ता किसी ऐसे घर में होगा जहां हम साथ रह सकें? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आया हूँ महेश और दिनेश के साथ। महेश और दिनेश, अरे वाह, इनके नाम तो एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं। अरे बेटा, नाम ही नहीं, कमाल की बात तो यह है कि तुम्हारी तरफ वो दोनों भी जुड़वा हैं और वो भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अरे पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों बहनें भी एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं रह सकती। चलो अच्छा ही हुआ, अब हम सब आराम से रह पाएंगे। गंगा और जमुना की शादी दिनेश और महेश नाम के दो जुड़वा भाइयों से तय करवा दी जाती है। शादी के मंडप में अरे ये दोनों दूल्हे तो बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, दुल्हना को बुलाइए भाई, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। गंगा जमुना बेटा यहाँ आओ। अरे बाप रे, दोनों दुल्हन तो बिल्कुल एक जैसी हैं। अब कैसे पता चलेगा किसकी शादी किससे होनी है? अरे पंडित जी, गंगा की शादी महेश के साथ और जमुना की शादी दिनेश के साथ। अरे कहने से क्या होता है जजमान, कौन है गंगा, कौन है महेश, कौन जमुना, कौन है दिनेश, पता कैसे चलेगा? मैं बताता हूँ, मुझे सब पता है। ये देखो, ये महेश है और ये गंगा है। अरे महेश तो मैं हूँ, वो दिनेश है। उसकी शादी तो जमुना के साथ होनी है ना। अरे पिताजी, अब तो खुद ही नहीं पहचान पाए। बेचारे पंडित जी कैसे पहचानेंगे और मैं कैसे पहचानूंगी? अरे मेरे पास एक उपाय है। मैं जैसे ही बोलूंगा महेश, तुम अपना हाथ ऊपर कर देना, और इसी तरह दुल्हन को भी करना है। जिसका नाम लूंगा वो अपना हाथ ऊपर करेगी, फिर मैं उनके फेरे करवा दूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो मास्टर जी अटेंडेंस लेते थे तो झट से ऊपर अपना हाथ खड़ा कर देते थे। जमुना की बात सुनकर वहां पर बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसी तरह गंगा जमुना की शादी महेश और दिनेश के साथ हो जाती है। शादी के बाद बेटा महेश और दिनेश, हमारे पड़ोसी ने तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हें बहुओं के साथ खाने पर बुलाया है। तो मम्मी कब जाना है खाना खाने? आज शाम को ही जाना है बेटा, तुम जरा ऑफिस से जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी। दिनेश बेटा, रोजाना ऑफिस से तुम ही देर से आते हो। महेश तो हमेशा 5 बजे तक आ जाता है, इसलिए तुम जल्दी आने का ख्याल रखना। और उस दिन शाम को दिनेश ऑफिस से महेश से भी पहले आ जाता है। गंगा को लगता है कि वो महेश है। अरे लगता है ये ऑफिस से जल्दी आ गए, और वैसे भी जल्दी तो हमेशा यही आते हैं। दिनेश तो हमेशा 6 बजे के बाद ही आता है। बहू तैयार हो जाओ, महेश ऑफिस से आ गया है। दिनेश के कानों में ईयरफोन लगा होने की वजह से वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता और गंगा उसे हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जाती है। आप कितने अच्छे हैं ना, मम्मी जी के एक बार कहने पर ऑफिस से जल्दी आ गए। चलिए अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अरे मैं तो आज पहली बार ऑफिस से जल्दी आया हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं कहाँ रोज रोज जल्दी आता हूँ। तुम महेश हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो दिनेश हूँ। मम्मी ने सुबह कहा था कि मैं रोज लेट आता हूँ, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया। तुम कौन हो, गंगा या जमुना? मैं तो गंगा हूँ। मुझे लगा जल्दी आने वाला पति मेरा होता है, इसलिए आपका हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। अरे गंगा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे दिनेश को अपने कमरे में लेकर क्यों आ गई? अरे गलत फहमी की वजह से, मुझे क्या पता था ये मेरा नहीं तेरा पति है। थोड़ी देर बाद महेश ऑफिस से आता है। मम्मी देखो, मैं आज जल्दी आ गया। हाँ, लेकिन तुमसे भी जल्दी दिनेश घर पर आ गया और मुझे लगा कि वो तुम हो। मैंने भी दिनेश को कह दिया
कि वो ऑफिस से रोज लेट आया करे, वरना पता चला कि हमारे पतियों की अदला बदली हो गई है। कुछ दिनों के बाद, अरे दिनेश, आज मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए बाजार से दवा लेकर आ जाओ ना। ओह अच्छा ठीक है, बस 10 मिनट में तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। दिनेश दवाई लेने जाता है। तब गंगा उसके कमरे में आती है। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? देखो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे जोर जोर से रोना भी आ रहा है। जब भी तुम्हें रोना आता है ना, मुझे भी रोना आता है। मुझे भी रोने का बहुत मन कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ मेरे पास बैठो। हम दोनों बहनें तो वैसे भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। मुझे तकलीफ होती है तो तुम भी बराबर से रोती हो। गंगा जमुना के कमरे में बैठ जाती है और अपनी बहन को रोता देख वो भी रोने लगती है। अच्छा सुनो, मैं ज़रा रसोई में जाकर पानी पी कर आती हूँ। देखो तुम यहीं रहना, मैं बस 2 मिनट में आई। और इसी बीच में दिनेश वहां पर पहुंचता है। ये लो दवाई खा लो, इस तरह रोने से क्या होगा, ये दवाई खाने के बाद तुम्हें आराम मिलेगा। गंगा चुपचाप दिनेश के हाथ से लेकर वो दवाई खा लेती है, क्योंकि रोते वक्त वो इस बात पर ध्यान नहीं देती कि वो दिनेश था या महेश। उधर दूसरी तरफ जमुना जैसे ही रसोई में जाती है। अरे क्या हुआ बहू, इतनी उदास क्यों लग रही है और रो क्यों रही है? क्या बताऊँ मम्मी जी, पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए रोना आ रहा है। तभी वहां पर महेश पहुंचता है। आप मेरे लिए दवाई लेकर आए या नहीं? कैसी दवाई, कौन सी दवाई? तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं, और तुम रो क्यों रही हो? देखिए मम्मी जी, इनको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अभी 10 मिनट पहले ही कहा था कि पेट दर्द की दवाई लेकर आ जाओ, लेकिन सुनते ही नहीं। अरे बेटा, बहू के पेट में इतना दर्द हो रहा है, कम से कम तुम्हें मेडिकल स्टोर जाकर दवाई तो लेकर आनी चाहिए ना। अरे मम्मी, दवाई तो तब लेकर आता ना जब मुझे ये कहती। अब मुझे कोई सपना थोड़ी आ रहा है कि दवाई चाहिए। जमुना जोर जोर से रोने लगती है। देखा मम्मी जी किस तरह की बात कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनको कहा था। उधर जमुना के कमरे में गंगा बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब वो चुप होती है तो वो दिनेश को पूछती है। एक बात तो बताओ, रोते रोते मैंने पूछा भी नहीं, तुमने मुझे किस चीज की दवाई खिलाई? तुम्हारे पेट में दर्द है ना, इसी की वजह से तो तुम रो रही थी। अरे लेकिन मेरे पेट में दर्द हो ही नहीं रहा था, तुमने मुझे जबरदस्ती दवा क्यों खिला दी? अरे तुमने ही तो कहा था कि मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आओ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, लगता है फिर से सब कुछ गड़बड़ हो गया। पेट में दर्द मुझे नहीं, जमुना को हो रहा था। अरे तो फिर तुम कौन हो? मैं तो गंगा हूँ। अगर गंगा हो तो फिर रो क्यों रही हो? रोना तो जमुना को चाहिए था। वो क्या है ना, जब भी मेरी बहन को कोई परेशानी होती है और वो रोती है तो मुझे भी रोना आ जाता है। उधर दूसरी तरफ, बेटा तुम बहू का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। उसने अगर तुम्हें दवाई लाने को कहा था तो तुम्हें लानी चाहिए थी ना। मम्मी, मैं कह रहा हूं ना, इसने मुझे दवाई लाने को नहीं कहा। पहले ये तो पूछो कि ये कौन है, गंगा या जमुना? इसमें नाम पूछने वाली क्या बात है? मैं जमुना हूँ, जमुना। अच्छा, तो तुमने दिनेश को दवाई लाने को कहा होगा, मैं तो महेश हूं ना। तभी वहां पर गंगा और दिनेश पहुंच जाते हैं। देखो जमुना, तुम्हारे पति ने मुझे पेट दर्द की दवाई खिला दी। अरे मुझे क्या पता था ये गंगा है। जब मैं गया तब जमुना जोर जोर से रो रही थी, और जब आया तब ये भी रो रही थी। मुझे लगा इसे ही पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने दवाई खिला दी। हे भगवान, मेरे सर में गोल गोल चक्कर आ रहे हैं। कौन दिनेश, कौन महेश, कौन गंगा, कौन जमुना? क्या 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 करूं मैं? तभी उनकी पड़ोसन उनके घर आती है। अलग कर दो, अलग। दोनों भाइयों को अलग अलग घर में रहने के लिए कहो। अपने पति के साथ रहेंगी तो खुश रहेंगी तुम्हारी बहुएं। लगता है यही करना पड़ेगा, वरना इस घर में रोज पतियों की अदला बदली चलती रहेगी। नहीं नहीं मम्मी जी,
हम दोनों बहनें एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हाँ मम्मी जी, हम दोनों बहनें एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं रह सकते। मम्मी आप तो जानती हैं हम दोनों भाई भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हाँ मम्मी, हम अलग नहीं रह सकते। तो ठीक है, अगर अलग नहीं रह सकते तो रोजाना पहचान कौन खेलते रहो, मेरा क्या।